उनका नॉर्मल बिहेवियर जो था वो अंदर चले गया था, इतना सा अंदर चले गया था कि वो एक जंगल का शेर माना जाता था शेर को, गली के छोटे-छोटे कुत्तों से लड़ नहीं पाए। सो इसलिए अपना बिहेवियर जब तक वो ट्रेनर के अंडर थे वो नॉर्मल दिखे थे। जब ट्रेनर के अंदर से बाहर चले गए तो ऑलमोस्ट ऑल वो डेड हो गए। सो आजकल हमारे बच्चे भी कहते आने वाले माहौल में एक कॉम्पिटिशन वर्ल्ड को फेस करने वाले हैं। अगर हम बच्चों के बिहेवियर को सही तरह से नहीं देखेंगे और नेचुरल वे में उनके ग्रोथ को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल के कंपटीशन फील्ड में बच्चे पीछे रह जाएंगे या कंपटीशन वो बच्चों को हटा देगा। इसलिए बच्चों को नेचुरली ग्रो करने के लिए हम सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चों का बिहेवियर बनते वक्त पेरेंट्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का रोल पार्ट ज़्यादा होता है। एक अगर कोई बच्चा अपना बिहेवियर गलत बिहेवियर से आपके सामने बर्ताव कर रहा है तो आप क्या करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, बच्चे को रोकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बच्चे को बोलेंगे। अगर बच्चा बोलने के बाद भी नहीं सुनेंगे तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे? आप ठोकेंगे। सो जब ये रोकेंगे, बोलेंगे, ठोकेंगे, ये 3 प्रोसेस आप करेंगे तो जो भी बिहेवियर बच्चे का है वो बच्चे का बिहेवियर टेम्पररी रहेगा, वो परमानेंट बिहेवियर तो नहीं रहेगा। फिर से वो बच्चा जो भी गलत काम करेगा, जो गलत बिहेवियर करेगा तो फिर से आप सेम प्रोसेस करेंगे, फिर से रोकेंगे, फिर से बोलेंगे, फिर से ठोकेंगे। सो ये प्रोसेस से क्या होता है, बच्चे को कमी महसूस होती है। बच्चे के अंदर क्या थॉट्स आ जाते हैं कि मुझे यहाँ मेरे फैमिली में कोई भी मुझे ज़्यादा चाहते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई वक्त नहीं देता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस फैमिली में। सो ये थॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के दिमाग में आके क्या करेंगे, बच्चा एक फीलिंग्स डेवलप हो जाए कि मुझे अवॉइड करना है, मुझे डर लग रहा है मेरे फैमिली से। सो ऑटोमेटिकली बिहेवियर क्या होगा, बच्चे का अवॉइड करेगा पेरेंट्स को। सो बच्चे के पेरेंट्स की बात नहीं सुनना या ज़िद्दी बन जाना, सो बच्चों पेरेंट्स से अवॉइड करके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना या मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा रहना या टीवी के साथ ज़्यादा रहना, ये बच्चे का डेवलप होगा। ऐसे नहीं पेरेंट का आप सब एक मूवी देखे होंगे तारे ज़मीं पर। सो इसमें ईशांत बच्चे का नाम होता है। बच्चे का डिस्लेक्सिया एक अलग प्रॉब्लम है, मगर जो पेरेंट का और टीचर का बिहेवियर था उसमें अलग सा रहता था। सो पेरेंट और टीचर का बिहेवियर नेगेटिव था। सो वो नेगेटिव बिहेवियर से क्या हो रहा था, ईशांत वहाँ सो ऑलमोस्ट ऑल वो डर के क्लासरूम से अवॉइड कर रहा था, फ्रेंड से अवॉइड कर रहा था, पेरेंट्स को अवॉइड कर रहा था। सो जो इस्तेमाल थे वर्ड्स, वो पेरेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो वर्ड्स की वजह से उसके अंदर थॉट्स बैठ गए। तो वो थॉट्स की वजह से अपना बिहेवियर बना दिया, अवॉइड करने का बिहेवियर बना दिया। तो फिर आमिर खान ने क्या किया, पहले डिस्ट्रैक्शन को एड्रेस नहीं किया, पहले एक अच्छा रैपो बनाया था। एक उसके अंदर एक तारे ज़मीं की मूवी के अंदर एक अच्छे से अच्छी कहानी बताई थी आमिर खान ने। एक पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड होता है, वो आइलैंड के अंदर एक झाड़ गिराने के लिए वहाँ के लोग क्या करेंगे, उसको कुल्हाड़ी से या एक्स से नहीं कट करेंगे। वो वहाँ का एक बिलीफ है कि इतने दिन हमें अच्छे फल दिया है, इतने दिन हमें क्या बोलते छाँव दिया है, इसलिए हम इस पेड़ को काटना नहीं चाहते। इसलिए वो कि लेडीज क्या करेंगे, वो झाड़ के पेड़ के अतराफ फिरते हुए बदवा देंगे, तो तेरे वजह से हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हुए बदवा देते हुए क्या करेंगे, प्लांट के ट्री के अतराफ फिरते जाएंगे। 10 से 15 दिन के बाद वो प्लांट गिरेगा। ये उनका बिलीफ है कि बातों से भी पेड़ को गिरा देने का उनका बिलीफ है। साइंटिफिक कुछ भी होगा, मगर ये वहाँ के पैसिफिक ओशन के आइलैंड के लोगों का बिलीफ क्या है कि हम बातों से भी प्लांट को गिराने वाले हैं। तो इसमें प्लांट वो बिलीफ से वो प्लांट गिरा रहे हैं। सो हम बच्चों के साथ जब भी हम गुस्से में आ जाएंगे या जब भी हम चिड़चिड़ेपन में कुछ भी अपनी ज़बान से निकल जाएगा या वर्ड्स निकल जाएंगे, तो बच्चे का वो वर्ड्स के तौर से, मगर बच्चे जब वो अंदर ले लेंगे तो थॉट बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ फील होंगे, मेरे ये से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो वो थॉट्स क्या होंगे, उससे एक फीलिंग डेवलप करेंगे, तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको भी वो पेरेंट्स को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। फिजिकली थोड़े नीड्स के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होगा वो, अगर इंटरनली आपके अंदर आपके बारे में कुछ अलग से हाइड करेंगे बच्चे। सो आप ये जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है ऊपर जो है वो बिहेवियर है। इंटरनली बहुत सारे चीज़ें होते हैं बिहेवियर बनाने के। सो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटल रोल बच्चों के ऊपर ज़्यादा रहेगा बिहेवियर बनाने के लिए। सो बिहेवियर आते कहाँ से बोले तो हम इससे पहले बात करें सर, थॉट्स के ऊपर
बिहेवियर बनेंगे। तो अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है बच्चे का, तो पहले अपने आप को क्या चेंज करना है, बच्चे के थॉट्स को चेंज करना है। जब तक आप थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, बच्चे का बिहेवियर नहीं चेंज होगा। अगर बिहेवियर टेम्परेली आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर कि बिहेवियर को चेंज तो नहीं करेंगे। अगर आपको परमानेंट चेंज करना चाहिए बच्चे के अंदर, तो बच्चे के थॉट्स को चेंज करना चाहिए। आपके सामने कॉग्निटिव ट्रायंगल है, तो ग्रीन कलर बॉक्स में थॉट्स है। तो जो भी इनपुट बाहर से मिलेंगे, उनको फैमिली से या स्कूल से या सोसाइटी से मिलेंगे, बच्चे के थॉट्स बनेंगे, उसके वो फीलिंग्स अच्छे, गुड या बैड, हैप्पी, कुछ ना कुछ फीलिंग्स बनेंगे। वो फीलिंग्स के हिसाब से बच्चे का बिहेवियर बनेगा। सोचिए एग्जाम्पल के लिए, बच्चा अगर हाइट से डरता है, हाइट को देखे, हाइट देख लिया, तो उसके अंदर एक थॉट है हाइट, तो फीलिंग क्या होगा, डर। तो डर क्या करेगा, बिहेवियर को पीछे हटने का बिहेवियर बना देगा। तो थॉट क्या था, हाइट, फीलिंग क्या है, डर, आएगा बिहेवियर को पीछे हटने का। तो ये एक प्रोसेस है बिहेवियर बनाने का। तो दूसरा एग्जांपल, जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होगा, बच्चा चलना शुरू करेगा। तो जब आप क्या करेंगे, बच्चे को देख के, चलते हुए बच्चे को देख के क्लैप्स मारेंगे, तो बच्चा वो आप देख के क्या करेगा, थॉट बनाएगा, अरे बच्चे मुझे तो देख के खुश होते हैं। ऑटोमेटिकली फीलिंग क्या बनेगी, हैप्पी मोमेंट, हैप्पी फीलिंग आएंगे। हैप्पी फीलिंग जब आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चा बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब से चलना शुरू होगा। एक साउंड आ मिनट। रहा अजहर भाई, किसी के पास सर अनम्यूट। आपके पास डिस्टर्बेंस। मैं तो ठीक है, चलो ठीक है। सो इसलिए अगर हम बच्चे के थॉट्स को बदलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के फीलिंग्स को बदलेंगे, फीलिंग्स बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का बिहेवियर बदलेगा। सो इसलिए बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा किसका इनपुट रहेंगे बोले, तो वो आपको मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो ये फैमिली का इम्पैक्ट लेके एक रिसर्च पेपर बनाया गया था। इस रिसर्च 2 फैक्टर्स को लेके बनाया गया। एक है रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरा स्ट्रक्चर। रिस्पॉन्सिवनेस बोले तो उसके अंदर लव और केयरिंग को मिला के रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और स्ट्रक्चर यानी कि डिसिप्लिन और रूल्स, इन 2 चीज़ों को लेके स्ट्रक्चर, इन 2 कैरेक्टर्स लेकर रिस्पॉन्सिवनेस और स्ट्रक्चर को डिमांडिंग भी कहते हैं रिसर्च के अंदर। तो रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्ट्रक्चर को 2 फैक्टर्स को लेके 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बनाया गया है। तो 4 पेरेंटिंग स्टाइल में फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ये पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा होता है, इसमें पेरेंट्स का रोल ज़्यादा पेरेंट का रोल होता है। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कम होता है, स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहेवियर को ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पेरेंट्स। रूल्स, डिसिप्लिन, पेरेंट का बिहेवियर कैसा रहेगा यहाँ बोले तो वो हाई डिमांड करेंगे बच्चे से, और ज़्यादा से ज़्यादा लो रिस्पॉन्डिंग। बच्चा क्या फील हो रहा है इनके लिए कोई डिमांडिंग ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को कंट्रोल करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट देंगे। कंट्रोल, ये नहीं करना होगा आपको, ये नहीं करना, ये करना ही होगा आपको, कंट्रोल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट देंगे बच्चे के ऊपर। एंड नॉट ओनली दैट, पेरेंट्स उनका फीलिंग क्या रहेगा, हम हर बार सही हैं, हम कुछ भी करेंगे बच्चों के लिए करेंगे, ऐसे फीलिंग में रहेंगे यहाँ के ये पेरेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बच्चे के ऊपर डाल देंगे। यानी कि रिलीजियस के जो भी वैल्यूज़ है, जो भी थॉट्स है, तो पूरे के पूरे वैल्यूज़ बच्चे के ऊपर लगा देंगे। तो उसको फॉलो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रहेगा पेरेंट्स का। यहाँ फिर से एक बार, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का बिहेवियर कैसा होता है बोले तुम, रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्ट्रक्चर। रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कम होता है, स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। हाई स्ट्रक्चर होता है, लो रिस्पॉन्सिवनेस होता है। हाई स्ट्रक्चर बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन एंड रूल्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे ये पेरेंट्स। एंड कंट्रोलिंग, जजमेंट्स एंड पेरेंट एंड बहुत स्ट्रिक्ट रहना, ये चीज़ों, ये पेरेंट्स का बिहेवियर रहेगा। ऐसे पेरेंट्स के बिहेवियर के अंदर जो बच्चे बड़े होंगे, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा बोले तो ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा
क्या बोलते हैं, वेल बिहेव रहेंगे, इनका बिहेवियर बहुत सही रहेगा, तो करना, रिसीव कर लेना, बिहेवियर बहुत सही रहेगा, क्योंकि बिहेवियर के ऊपर ज्यादा फोकस करे थे पेरेंट्स, इसलिए बच्चों का बिहेवियर सही रहेगा। तो दूसरा क्या रहेगा, ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा ओबीडियंट रहेंगे। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, जो भी करे, जो भी बड़े लोग कहेंगे बोलेंगे वो फॉलोवर्स ज्यादा बनेंगे, लीडरशिप कोशिश नहीं रहेंगे बच्चों के, फॉलो अच्छा करेंगे ये बच्चे। एंड नॉट ओनली दैट, ये बच्चों के अंदर पूर सोशल स्किल्स, दूसरों से मिलने जुलने की आदत कम रहेगी, शाई फीलिंग ज्यादा रहेगी, इसलिए रहेंगी कि बच्चे घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा डर के रहे, तो क्या बोलेंगे क्या समझेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों को रुकाएंगी सोशल लाइफ के अंदर। तो ज्यादा से देखिए, बच्चे घर के अंदर अच्छे रहेंगे, जब बेटी हो तो जब ससुराल जाएंगे तो सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, सास ससुर से नहीं मिल सकेंगे, शोहर से ज्यादा बातचीत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके घर में ज्यादा से ज्यादा बिहेवियर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो बच्चे की सोशल लाइफ को इफेक्ट होगा। एंड नॉट ओनली दैट, इनके अंदर अहम चीज है, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं रहेगा ये बच्चों के अंदर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिसीजन पेरेंट्स लिए थे इनके अंदर, जब पेरेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी नहीं रहेंगे। तो एक बार बच्चों के अंदर ऐसा महसूस होगा, एकदम से बच्चे टूट जाएंगे, पेरेंट्स के ऊपर खिलाफ आ जाएंगे, यानी कि पेरेंट्स को छोड़ने का या भागने की ऐसी कोशिश भी ये फैमिली के अंदर से होंगे। तो ये अथॉरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स का बिहेवियर है, ऐसे पेरेंटिंग के अंदर बच्चे ये हिसाब से रहेंगे। तो दूसरा स्टाइल है वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यंग बॉयज के अंदर होगा। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर हाईली रेस्पॉन्सिवनेस होगा, स्ट्रक्चर लो रहेगा। हाईली रेस्पॉन्सिवनेस तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लव केयरिंग ज्यादा होगा, स्ट्रक्चर बिहेवियर के ऊपर कोई रोक नहीं रहेगा। अभी करो, बच्चा जो भी करेगा बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे ही। तो ज्यादा से ज्यादा लव बिहेवियर, केयरिंग और लव ज्यादा रहेगा, बिहेवियर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर। सो परमिसिव स्टाइल के पेरेंटिंग का बिहेवियर कैसा रहेगा, पेरेंट का बिहेवियर कैसा रहेगा। सो पेरेंट रिएक्ट ज्यादा रहेगा हर सिचुएशन के अंदर पेरेंट का रोल रहेगा। बच्चे के हर काम के अंदर पेरेंट का रोल ज्यादा रहेगा। अगर बच्चा स्कूल के अंदर कोई छोटी सी मोटी सी लड़ाई भी करेगा ना, सुबह मॉर्निंग पेरेंट जाके लड़ के आएगा। सो हर चीज के अंदर पेरेंट का रोल ज्यादा रहेगा। और दूसरी चीज, क्या बोलते हैं, बस इनका एक ही ख्वाहिश रहेगा, बच्चा खुश रहना चाहिए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देंगे बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंट रखेंगे। एंड नो स्ट्रक्चर, बिहेवियर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हर किसी को है मेरा एक ही बच्चा है, उसके ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे। इनके नेचुरल बिहेवियर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होगा परमिसिव पेरेंटिंग के ऊपर। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर बच्चे जो डेवलप हो रहे हैं, इनके बिहेवियर कैसा रहेगा बोले तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर ज्यादा पावर रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे डिमांडिंग ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांडिंग करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इमोशनली ज्यादा वीक रहेंगे। इनके हिसाब से अगर कोई चीज नहीं है, इनके हिसाब से कोई काम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे ये बच्चे। तो घर के हाथ में जो चीज है वो फेंकेंगे या फोड़ेंगे, तो अग्रेसिव हो जाएंगे। तो क्योंकि बचपन से इनके हिसाब से पेरेंट्स चले थे कि अगर बच्चे बड़े होने के बाद भी वही बिहेवियर कंटिन्यू करेंगे, तो इनके अंदर नो डिसिप्लिन, इनके बिहेवियर में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इनके जो बच्चे ये पेरेंटिंग चाहेंगे, इनके ज़िंदगी में ज़्यादा से बड़े अचीवमेंट ये नहीं करेंगे, क्योंकि इमोशनली ज़्यादा सिक्योर बैलेंस नहीं रहेंगे, इसलिए ज़्यादा बड़े अचीवमेंट ये पेरेंट्स नहीं करेंगे। सो दूसरा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट करना, बिहेवियर को मैनेज करना इनके हाथ में नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करेंगे ये बच्चे, खेलने के लिए टाइम देंगे, या मोबाइल फोन टीवी देखने की आदत रहेगी ये बच्चों के अंदर। तो परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलत आदत में, यानी कि रिसर्च कहता है ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक दारू भी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदतें बन जाएंगे। तो क्योंकि स्ट्रेस को बेयर नहीं करते, इसलिए स्ट्रेस को बेयर करने के लिए ये बूस्ट करने की यानी कि ड्रिंक करने की आदत भी ये बच्चों के अंदर देखा जाता है। तो
पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा होता है, तो ब्रोकन हाउसेस में ये पेरेंटिंग स्टाइल दिखता है, यानी कि जहाँ वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में बार-बार लड़ाई होती है, वाइफ बच्चों को लेके माँ-बाप के घर पे चले जाती है या फादर अलग हो जाते हैं, वो वहाँ ज़्यादा दिखता है ये पेरेंटिंग स्टाइल। दूसरी जगह सो जहाँ पेरेंट के फादर और पेरेंट्स अपने खुश-ख्वाहिश के लिए ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं। सो बच्चों को नेग्लेक्ट करेंगे, अपने ख्वाहिश के लिए, खुशी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी उनके लिए जिएँगे। सो वैसे जगह अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट नहीं दिखेगा। यहाँ नो यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, यहाँ कोई क्या बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग नहीं रहेगा। बच्चे के फीलिंग्स को कोई केयर नहीं करेगा, बच्चे के बिहेवियर को भी कोई केयर नहीं करेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट अपने ख्वाहिश के लिए, अपने खुशी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिएँगे। सो इसलिए यहाँ पर जो बच्चे ये पेरेंटिंग के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ परवरिश हो रहे हैं, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रूड बिहेवियर रहेगा, बैड बिहेवियर का बहुत बैड रहेगा, बिहेवियर बहुत रूड रहेगा। और दूसरा तरफ लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि वो अपने आप को बहुत कमी महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, लो सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे अपने आप को। तो क्योंकि इनको कोई बिहेवियर नहीं बताया गया, इनके फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं करेगा, तो इनको कोई चीज़ बताई नहीं गया। तो इसलिए पेरेंट और बच्चों के पीछे कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। इनके लिए फैमिली कोई मायने नहीं रखती। तो ज़्यादा से बच्चे जो भाग रहे हैं, ये फैमिली के अंदर से ज़्यादा दिखेंगे अपने को अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल पेरेंटिंग के अंदर। तो दूसरा फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल है, वो है नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल। तो नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है। इसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल भी कहेंगे। अथॉरिटेरियन एक अलग होगा, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल अलग होगा। तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल, ये हाई डिमांडिंग होगा और हाई रिस्पॉन्डिंग होगा। हाई डिमांडिंग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लव, ज़्यादा से ज़्यादा केयर, ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा बच्चे के साथ। एंड नॉट ओनली दैट, बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश भी रहेगी। तो डिसिप्लिन भी रहेगा एंड लव अफेक्शन भी रहेगा। सो डिमांडिंग भी हाई रहेगा और रिस्पॉन्डिंग भी हाई रहेगा। सो ये पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा रहेगा बताओ। ये पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करेंगे, उनके बिहेवियर के बारे में गाइड करेंगे। एज अप्रोप्रिएट, जैसे एज बढ़ते जाएंगे ना, वैसा उनके गाइडेंस भी अलग होते जाएंगे, वैसा उनके गाइडेंस रहेंगे पेरेंट्स को। एंड नॉट ओनली दैट, पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे अपने आप के काम, बच्चे के काम को बच्चे अपने आप काम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। बच्चे का काम कुछ भी नहीं करेंगे, बच्चे को सपोर्ट करेंगे उनके काम अपने आप करने के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लव मिलेगा ये फैमिलीज़ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज़्ज़त भी मिलेगी बच्चे को। उनको भी फैमिली के कामों के अंदर, फैमिली के डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स बच्चे को टाइम देंगे या खेलने के लिए, जैसा वो रूटीन में टाइम रखेंगे खाने के लिए, ऑफिस के लिए, वैसा बच्चों के लिए भी अलग सा टाइम स्पेंड करेंगे वो बच्चों के साथ। एंड फ्लेक्सिबल माइंडसेट होगा यहाँ पेरेंट्स का, बच्चा ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं रखेंगे। एज के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से वो थोड़ा फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखेंगे। आज के दौर में बच्चे ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही करना चाहिए, डिसीजन नहीं रखेगा, फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखेंगे यहाँ पेरेंट्स। एंड नॉट ओनली दैट, वो अपडेट होते रहेंगे पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर, पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर। आज के ज़माने में जो पेरेंट्स बच्चे जैसे अपडेट हो रहे हैं, वैसे ही पेरेंट्स भी अपडेट होने के लिए अपडेट होते रहेंगे। एक कहानी बताते चलूँगा। पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर जान है, ये प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस के पेरेंटिंग का स्टाइल बहुत अच्छा था। तो जब भी जगदीश चंद्र बोस को डाउट आता था, कुछ भी क्वेश्चन आता था, वो उनके फादर को पूछते थे। फादर जब भी बच्चे को डाउट आता था, फादर क्लियर करते थे। सो जो भी क्वेश्चन आता था, फादर क्लियर करता था। जो क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं रहता था, जगदीश चंद्र बोस के फादर कहते थे कि आप मेरे पास ये आंसर नहीं है, आपके टीचर्स के पास जाके पूछिए। तो ऐसा ये क्वेश्चन का रवैया कंटिन्यू होते रहा। एक बार जगदीश चंद्र बोस के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन था, डैडी फादर, ये जैसा हम जी रहे हैं, प्लांट्स के अंदर भी जान है क्या? तो वो क्वेश्चन बच्चे के अंदर आ गया। तो जब क्वेश्चन आ गया तो फादर कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं मालूम है, जहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं मालूम होगा। एक काम करिए, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, इसके बारे में आप खोज करिए, इसके बारे में आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा। तो वो एक क्वेश्चन बचपन में जगदीश चंद्र बोस के अंदर रहेगा।
तो जब वो जैसा-जैसा पढ़ाई करेंगे ना, वो एक क्वेश्चन खटकते रहेगा। ऑटोमेटिकली जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करा, रिसर्च में चले गए, तो ऑटोमेटिकली वो एक ही क्वेश्चन था, सो ऑटोमेटिकली बचपन में जो क्वेश्चन उन्हें बिठाया गया था, वो ऑटोमेटिकली एक साइंटिस्ट बनने के लिए रास्ता बना दिया। सो जो भी है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में एक बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है। सॉरी, नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल एक बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है। उसको हिसाब से एक क्या बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस एक रिसर्चर और साइंटिस्ट बन गए। सो ये फैमिली के अंदर जो बच्चों परवरिश हो रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा? सो ये बच्चे वेल बिहेव रहेंगे, अच्छे से अच्छा बर्ताव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रहेंगे ये फैमिली के अंदर के बच्चे। एंड नॉट ओनली दैट, ये बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, वो अपने आप के ऊपर बहुत भरोसा करेंगे और अपने आप को देख के ज़्यादा से ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए नहीं डरेंगे। तो जो भी चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में आएगा, वो फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, नए चीज़ों सीखने के लिए ये तैयार रहेंगे। नॉट ओनली अपने आप को मोटिवेट करने का बिहेवियर भी ये बच्चों के अंदर महसूस किया जाएगा। तो जो भी सक्सेसफुल बच्चे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल से रहेंगे। सो नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल या एक बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है, या हाई डिमांडिंग एंड हाई रिस्पॉन्डिंग रहेगा। तो बच्चे पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा रोल रहेगा यहाँ। पेरेंट बच्चे के बिहेवियर को गाइड करेंगे एंड एज के हिसाब से गाइड करते रहेंगे। एंड पेरेंट बच्चे का जो भी काम है पेरेंट अपने आप करने के लिए पेरेंट्स को बच्चे को फोर्स करेंगे कि अपने आप करने के लिए गाइड करते जाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, लव एंड रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा पेरेंट बच्चे को यहाँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट यहाँ बच्चे के साथ टाइम गुजारेंगे। सो ये पेरेंटिंग स्टाइल में बनने वाले बच्चे के माइंडसेट भी अच्छा रहेगा, बिहेवियर अच्छा रहेगा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड नए नए चीज़ें सीखने के लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा रेडी रहेंगे। तो इसमें 4 पेरेंट स्टाइल्स हैं। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स को एक बार एक ग्राफ देख के आप समझने की कोशिश करिए। सो 4 स्टाइल्स, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, यहाँ हाई डिमांडिंग रहेगा, हाई डिमांड्स रहेंगे, लो रिस्पांस रहेगा अथॉरिटेरियन के अंदर। तो अनइन्वॉल्व के अंदर क्या रहेगा, वो तो लो डिमांडिंग रहेगा, लो रिस्पांस रहेगा। वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के अंदर क्या रहेगा, हाई डिमांडिंग रहेगा और हाई रिस्पॉन्डिंग रहेगा। वो परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर क्या रहेगा, हाई डिमांडिंग रहेगा और हाई रिस्पॉन्सिवनेस, सॉरी, हाई लो रिस्पॉन्स रहेगा, हाई रिस्पॉन्सिवनेस रहेगा, लो डिमांडिंग रहेगा। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स है। आपके सामने एक छोटी बात बताते हुए आपको समझाऊंगा। अगर एक बच्चा रूम के अंदर बॉल खेल रहा है, तो एक पेरेंट ऐसा रहेगा, बाजू रूम में बैठ के बात कर रहे हैं पेरेंट्स। तो बच्चा बाजू रूम में बॉल खेल रहा है, तो एक बात करे, वो बॉल खींच के बाहर फेंकेगा। तो बाहर फेंकने वाला कैसा रहेगा है, तो बच्चे का बिहेवियर कुछ नहीं देखा, बच्चे क्या फील हो रहा है वो भी नहीं महसूस करेगा। सो दूसरा फिर क्या करेगा बोले तो, अंदर रूम के अंदर जाके बच्चे को गुस्सा करेगा और कहेगा कि तो आप ऐसे ही बैठना चाहिए। सो ये पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ हाई डिमांडिंग रहेगा, लो रिस्पॉन्स रहेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। सो बच्चे को बाल लेके अंदर बिठाया गया है। तो तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, वो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। सो बच्चा अंदर खेल रहा है, पेरेंट बाहर बाजू रूम में बात कर रहे हैं। तो ये पेरेंट क्या करेंगे, अरे बच्चा अंदर खेल रहा है ना, अपन क्या करेंगे, बाहर जाके बात करेंगे। तो बच्चे को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पेरेंट्स खुद बाहर जाके खेल रहे हैं। ये परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है। तो लास्ट स्टाइल कौन सा है, नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल। तो नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होगा, अगर बच्चा बाजू रूम में खेल रहा है, तो या पेरेंट्स बाजू रूम में बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स आएंगे और बच्चे को बताएंगे, बेटे आप रूम में खेलने से बेहतर है आप बाहर जाके खेलिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलेगा। रूम तो छोटा है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़े है, आप बाहर जाएंगे तो अच्छा खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये गाइड करेंगे कि आप बाहर जाएंगे। ये नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल है। तो ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल का बिहेवियर, पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो वो इम्पैक्ट बच्चे का बिहेवियर के ऊपर रहेगा। देखिए, एक थोड़े सवाल आपके पास रखना चाहता हूँ। एक्चुअली आप गुस्सा करना या बच्चों के ऊपर मोहब्बत बताना, सैडनेस बताना कहाँ से सीखे? एज ए पेरेंट्स हम कहाँ से सीखे?
ये सवाल अपने आप को एक बार पूछना चाहिए। हाँ, मुझे ये गुस्सा ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। ये आप पेरेंट आप ये बिहेवियर कहाँ से सीखे हैं बोले तो आपके पेरेंट्स से सीखे हैं। हाँ, आपके पेरेंट्स से आप ये सीखे हैं। तो दूसरा सवाल मेरा क्या है, ये फादर और मदर है। तो फादर और मदर का पेरेंटिंग स्टाइल अलग होगा। तो कुछ फैमिलीज में क्या होता है, मदर स्ट्रिक्ट होते हैं, फादर बहुत केयरिंग होते हैं। सो आप सोचिए आपके पेरेंटिंग से फादर और मदर से ज़्यादा आप किसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे के बिहेवियर बदलने के लिए अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट में जो पेरेंटिंग था आप पेरेंट का जो पेरेंटिंग था वही पास्ट की पेरेंटिंग को आज हम प्रेजेंट के पेरेंटिंग को सेम मैचिंग कर रहे हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको प्रेजेंट के हिसाब के पेरेंटिंग को बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा कि आपके पेरेंट गलत थे, मैं ये कर रहा हूँ कि वो ज़माने के तौर वो पेरेंटिंग स्टाइल सही था, क्योंकि जब खाने के लिए कम था, पहनने के लिए कम था, वर्क कम था, पैसा कम था, तो वो हिसाब से वो पेरेंटिंग स्टाइल सही था। मगर वो पेरेंटिंग स्टाइल का बिहेवियर आपके ऊपर है, तो सेम बिहेवियर आप आज के बच्चे के ऊपर करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको अपडेट होना चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए। एक बार अपने आप को सोचिए, जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है, आपका कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, या परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल है, या नर्चरिंग पेरेंटिंग स्टाइल है? अगर आपके पेरेंटिंग स्टाइल कुछ गलत है तो आपको बदलना चाहिए आज के पेरेंटिंग स्टाइल के पेरेंटिंग हिसाब की तरफ से। जरा भाई मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। अभी कितना टाइम अपने को? और 10 मिनट्स है आपके पास। 10 मिनट, ठीक है, चलो ठीक। सो बच्चे के बिहेवियर को अगर आप बदलाना चाहें तो अपने आप को अंदर एक बार देखना चाहिए, क्या मैं ओल्ड पेरेंटिंग स्टाइल को ही आपके दौर में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो बच्चे जिद्दी बनेंगे। इसलिए आपको एक शिफ्ट लेना पड़ेगा। आज के दौर में बच्चे को बिहेवियर बदलने के लिए पेरेंटिंग को अपने आप को पेरेंटिंग का स्टाइल बदलना चाहिए। सो पेरेंटिंग स्टाइल को बदलने के लिए फर्स्ट थिंग, अगर आपको बदलना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा जो चीज़ अंदर दबी हुई है, जो पेरेंट बच्चे के अंदर गलत बिहेवियर है, उस बिहेवियर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो जिसके पास जो नॉलेज है उसके बारे में उसको नॉलेज गेन करना चाहिए। तो तकरीबन क्या होगा, सेम पनिशमेंट, सेम नॉलेज, सेम बिहेवियर कंटिन्यू होते चले जाएगा। हम खामोश बैठ जाएंगे, कल के दिन बच्चा बड़ा होगा तो बदल जाएगा, उसके किस्मत पे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास उस चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है, बच्चे के बिहेवियर के ऊपर प्रॉब्लम है, तो उसके पास आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। तो उसके पास जो नॉलेज है या काउंसलिंग का नॉलेज है या टीचर्स का या एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड है, उससे आपको बात करना चाहिए अगर बच्चे के बिहेवियर को बदलना चाहिए तो। नॉट ओनली दैट, आपके पेरेंटिंग में क्या क्या कमी है वो देखना चाहिए। या आपके पास बच्चे को टाइम दे रहेंगे, या बच्चा पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा होगा, रूड बिहेवियर होगा, अग्रेसिव होगा, ज़्यादा गुस्सैला होगा, तो कौन से एरिया में बच्चे का बिहेवियर ख़राब है, उस चीज़ को पहचानना चाहिए आपको। उसके बाद जो भी चीज़ है उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू ऐड करना चाहिए। मेरा ख्याल नेक्स्ट सेशन होगा पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर। जो पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर बिहेवियर होगा, अगर गलत बिहेवियर बच्चे के ऊपर रहेगा तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल में बात करेंगे। अब तक जो सेशन हुआ उसके अंदर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। जी भाई, हेलो जी भाई। हमारे स्टेट मीडिया सेक्रेटरी जनाब मोइन साहब से ख्वाहिश है कि वो अपने ख्याल के साथ। मोइन साहब, जी भाई, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। बाद में करेंगे। ठीक। एक रिस्पॉन्स है जो वो क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेट मीडिया जनाब मोइन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आपके इस मौजू पर भी आप सवाल के साथ साथ सजेशन, आपके ख्याल भी इजहार कर सकते हैं। जी, मोइन साहब के फ़ोन का थोड़ा प्रॉब्लम है सर, मेरे फ़ोन से बात करेंगे वो। और एक चीज़, तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है, अगर कुछ आपके सवाल हैं तो चैट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हम लास्ट में
यूसुफ सर का नंबर आपको मैसेज करेंगे, उस नंबर पर भी आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर हमारे अजहर भाई, खालिद साहब सेशन में है तो 1 मिनट दीजिए सर टाइम। हाँ हाँ देंगे असगर भाई, देख लिया खालिद भाई को लास्ट सर में। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। खालिद भाई को कंप्लीट, खालिद भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल बिल्कुल, आ रही है सर, आ रही है, खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, हाँ सर बोलिए बोलिए, आ रही है सर, आवाज आ रही है। थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है? अजहर साहब, अजहर साहब जो भी है जिम्मेदार। आ रही सर, आ रही सर, आ रही, बोलिए। जी चलिए, वालेकुम। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए सर। मुबारकबाद के जिम्मेदारों को, खासकर को डायरेक्टर साहब हमारे मुजीब साहब को, जो जमन ने काफी कोशिशों के बाद जो प्रोग्राम कामयाब चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मजीद प्रोग्राम चलाने के उम्मीद के आइंदा भी जो ना प्रोग्राम चलते रहेंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ के अंदर ये बात समझ में नहीं आई कि वेर इज द स्पीकर साहब कौन है। स्पीकर साहब का ना कुछ नजर आ रहा है, ना उनका वीडियो, ना उनका कुछ इनविजिबल है। एक्चुअली आई डोंट नो हु इज द स्पीकर। जस्ट मुझे तो सामने ऐसे ही होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही होते हैं। जी हेलो सर, बोलिए बोलिए। हेलो सर हमारे आबे साहब, हमारे यूसुफ साहब का इंस्ट्रक्शन देंगे सर आपको बाद में इंशाल्लाह। अभी इंस्ट्रक्शन देंगे। हम लोग तो विजिबल है, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख सक रहे हैं, तो वो स्पीकर साहब क्यों नजर नहीं आ रहे मुझे? वो जाना चाहता हूं। मेरा क्या को अनम्यूट कर देगा, उनको इंग्लिश में रखा गया, क्यों कुछ नहीं रखा गया? उनको बाद में देखेंगे बोल के नहीं रखे। चाहता हूँ अगर मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो ये अपनी इस्लाह के लिए तारीफ बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप तमाम देख रहे हैं मुझे, मेरी तनकीद बड़ा तामीर है कि जो भी अभी खैर शुरुआत में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, उसका आइंदा जी जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। हमारे यूसुफ सर, जी जी अजहर साहब जी सर, जी यूसुफ सर कल के सेशन के बारे में कुछ बोलना है तो करिए सर अनाउंस। जी जी कल का सेशन है पेरेंटिंग सेशन, एक ऐसी सेशन है टीचर्स, उसको 1 से 2 नियरली वी नीड 3 सेशंस। आज के एक घंटे के अंदर पेरेंटिंग सेशन, सिर्फ पेरेंटिंग स्टाइल समझ में आए हमें। जो प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर है, टीनेज के अंदर है, वो प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस करते वक्त आपके ब्रेन का पैटर्न समझना चाहिए आपको। आप पेरेंट होकर कौन से ब्रेन से आप ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम करना चाहिए। हर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए आज के दौर में। सो वी नीड 2 to 3 सेशंस। असगर भाई थोड़ा टाइम लगेगा, उसको 1 से 2 दिन टाइम लगेगा। उसके बाद कल तो नहीं रहेगा सेशन। कल सेशन तो देखिए, अगर कोई दूसरे स्पीकर है तो दूसरे स्पीकर को अरेंज करिए। हम सेकंड सेशन के अंदर पूरी तफसील बात करेंगे, फिर से पेरेंटिंग स्टाइल बात करेंगे और एक प्रॉब्लम को साइंटिफिकली देखेंगे। तो आज क्यों बच्चा और क्यों अलग से क्यों बर्ताव कर रहा है, पेरेंटिंग अच्छे स्टाइल होने के बाद भी बच्चे क्यों गलत बिहेवियर आ रहे हैं, एक चीज़ को हम अलग से बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दीजिए सर, वहीं पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम मेहमानान ख़ान, आज का यह सेशन जो दूसरे दिन का सेशन था पेरेंटिंग और टीचर्स के लिए, एक दिन पहले हमने इस द गैप के عنوان से बहुत ही अच्छा सेशन सुना था और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एटा की उस ज़िले टीम को जो कि 2 रोज़ा 1 घंटे का सेशन उन्होंने रखा और इस प्रोग्राम के चलाने वाले, जिसमें कोर्स डायरेक्टर जनाब अब्दुल मजीद साहब और मेज़बान के तौर पर हमारे सैयद अजहरुद्दीन साहब और हमारे सदर अब्दुल करीम साहब और नायब सदर यूसुफ साहब और एक काउंसलिंग के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सदास्पेट के सदर भी हैं और वह एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं समझता हूं कि ये पहला प्रोग्राम है ये जूम सेशन का
जो हमारे इस लॉकडाउन के प्रोग्राम में रखा गया, जो काबिल क़दर है और आइंदा इन सेशंस को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले ये बात आप लोगों के गोशे गुजार करूँगा कि हमारी जो तेलंगाना स्टेट की ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन की जो टेक्नोलॉजी टीम है, जिसके कन्वीनर जनाब सैयद आरिफ साहब हैं, उन्होंने हमारे तेलंगाना के 5 रोज़ा सेशन को भी चलाया था और उसके बाद उनकी हैदराबाद की टीम भी 2 सेशन चलाई थी। उसी तरह हमारे सदर ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना जनाब खालिद हुसैन कैसरी साहब का भी एक लेक्चर निज़ामाबाद में हुआ था शख्सियत की तामीर के लिए। तो बहरहाल ये लोग जो इस अंदाज से अपने इस प्रोग्राम्स को चला रहे हैं, मुबारक हैं। अलबत्ता हमारे असातिज़ा क्योंकि लॉकडाउन के इस दौर में मैं एक बात आपसे कहना भूल गया कि सबसे पहले आप हजरात को, क्योंकि ये तरबियती महीने में जो कि हर मुसलमान के लिए तरबियत का महीना होता है रमज़ान, तो उस तरबियत के पीरियड में साथ ही साथ लॉकडाउन का पीरियड और साथ ही साथ हमारा इस सेशन में, इस जूम में हमारा यह हाजिर होना काबिल मुबारकबाद है जो हमारे असातिज़ा में शरीक हो रहे हैं। तो मेमराना कौम मिलत की फ़िक्री, अखलाक़ी और पेशावराना सलाहियतों के फ़रोग़ में सरगर्मी से मसरूफ़ अमल तंजीम है जो अपने साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहती है। एक दो आप हजरात से आगे बढ़ाना है और इस सुनहरे से फ़ायदा उठाकर मुल्क, मिलत और कौम मिलत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी एटा की जो तंजीम है यह अजीम तहरीक है जो असातिज़ा को साले इनकलाब की नक़ीब बनाने की कोशिश कर रही है। और इस इनकलाब को बर्पा करने के लिए हमें और असातिज़ा जो कि बड़ी बेफिक्री के साथ अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, इनकलाब लाने की हमें ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारे असातिज़ा अपने इस हमारे एटा के किरदार को सामने रखते हुए अगर दो जोक दर जोक इसके अंदर शामिल होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये नज़रियाती तंजीम है असातिज़ा की जो हमारे अपने इस्लाम और दिगर कौमों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो मैं ये कहूँगा कि मौत है वो ज़िंदगी जिसमें ना हो इनकलाब, रूह इमन के हाथ कश इनकलाब, ये है वो तंजीम जो ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक अपने काम को अंजाम दे रही है। और साथ ही मैं जज़ाकल्लाह मोइन भाई जज़ाकल्लाह ठीक है, मैं कंक्लूड आपसे नाजियात के अलमबरदार है, मारूफ कुलहिंद सत्ते की मिसाली तंजीम है जो हमारे अपने असातिज़ा को इल्मी, फ़िक्री, अखलाक़ी और पेशावराना सलाहियतों के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा कर रही है। तो मैं अपने तमाम अज़ला और यूनिट के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा से मुलाकातें करते हुए इसको आगे करिए। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो वक्त दिया गया है, मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ और आप तमाम का मशकूर हूँ कि आपने भी इस वक्त को फराहम किया और इस कोशिश को और हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दरमियान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट खालिद कैसरी साहब हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ तो अपने ख्यालात के हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अपने ख्यालात के साथ फरमाएं। जी जी वक्त हो रहा है आपका, एग्जैक्ट 4 बजने ही वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक। एक कल के सेशन से आज के सेशन तक जो सफर रहा ये एक तजुर्बाती भी रहा और ख़ास तौर पर अज़हर साहब को काबिल मुबारकबाद है कि आज का दिन एक कंट्रोल्ड क्लासरूम की तरह रहा है। उम्मीद है कि आइंदा भी बहुत अच्छे सेशन हम चला सकेंगे। तमाम लोगों को
खास तौर पर यूसुफ साहब को और पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया खालिद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बोलिए सर, करीम सर। देखिए भाई, बात दरअसल क्या है, कल का जो प्रोग्राम था ना, कल के प्रोग्राम में यू टू यू था। दूसरा जो उसके सेकंड पॉइंट क्या था वो तो यू टू पीपल था, और तीसरा था यू टू ऑर्गेनाइजेशन था। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई हाईलाइट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज के बच्चों पेरेंट्स के दरमियान में बच्चों का जो बिहेवियर है, यूसुफ में बता रहे थे, एंड्रॉइड फोन का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये अगर मुख्तसर तशरीह अगर होती तो बेहतर होगा आपके मेरा। हाँ सही बात है सर। ये फ़ोन का इस्तेमाल, सही फ़ोन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फ़ोन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ ब्राउजिंग कैसा करना चाहिए, बच्चे अगर हमसे छुपा के क्या देख रहे हैं, कैसा क्या क्या जानकारी जान रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सेफ ब्राउजिंग के बारे में। सेफ ब्राउजिंग, बच्चे बहुत सारे बच्चे हमारे सामने कुछ और देखेंगे, बाजू कुछ और देखेंगे, वो क्या बोलते हैं, कॉल हिस्ट्री डिलीट, वेबसाइट हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से। इसलिए वो देखने का कैसा सेफ ब्राउजिंग कैसे करना चाहिए, कैसे बच्चे किसमें ब्राउजिंग करना चाहिए, कौन से सेफ साइट से, सो वो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बात करेंगे। उसके बारे में फ़ोन तो इस्तेमाल करना जरूरी है, तो कैसे इस्तेमाल करना है वो बात करेंगे। आज जो मसला है पेरेंटिंग के अंदर जी, इसके अंदर जैसा आप बता रहे थे कि नर्सरी लेवल के मामला है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो 3 स्टेजेस बताए ना, 4 स्टेजेस। तो इन स्टेजेस के अंदर बच्चा फोन का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा ब्रीफली कुछ हो रहा है तो बेहतर था। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर सर मैं सेफ ब्राउजिंग के बारे में आपको एक सेशन रखेंगे। वही मैं नेक्स्ट सेशन में पेरेंटिंग के जो इश्यूज़ है, फ़ोन एक इशू है, फ्रेंड्स एक इशू है, बुरे आदतें एक इशू है, ये थोड़े बहुत इशू को एक चीज़ को एड्रेस करेंगे साइंटिफिक, तो अगर फ़ोन करेंगे उसके बारे में इंशाल्लाह। सही बात है आपकी। आज सिर्फ पेरेंटिंग का बिहेवियर बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें हम। सो बच्चे का बिहेवियर अगर बदलना चाह रहे तो पहले पेरेंट के अंदर जो थॉट्स है उसको बदलिए, पेरेंट्स का बिहेवियर बदलिए बच्चे के साथ, उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चे के थॉट्स बदलेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चे का बिहेवियर बदलेगा। सिर्फ अगर आप बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे तो बच्चे ज़िद्दी बनेंगे और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये प्रोसेस हम बात कर रहे थे। सो 4 पेरेंटिंग स्टाइल बात करेंगे। 4 पेरेंटिंग स्टाइल में 4 पेरेंट्स के बिहेवियर को देखें हम, और 4 पेरेंट्स के बच्चे जो फैमिली से आ रहे हैं वो पेरेंट्स के बच्चों का बिहेवियर कैसा आएगा वो भी देखें अच्छा। तो नेक्स्ट स्टेज में हम हर एक इशू को, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह इसमें। देखिए हमारे जो भी जूम के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ख्वाहिश है और इत्तला भी है कि आइंदा के सेशंस की तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगे, जिसके अंदर पेरेंट्स को मुख्तलिफ मसाइल जो बच्चों की तरबियत के ज़िम्मन में आते हैं उसके मुतालिक भी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज जो गुफ्तगू हुई थी किस तरह के पेरेंटिंग है, उसके क्या स्टाइल्स हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू रही, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, उसके इफेक्ट के बारे में गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह आइंदा फिर मौजू और वक्त के देखते हुए डेट्स को आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपनी तहकीक की वजह से इसको मुख्तसर हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर समी साहब हैं तो इज़हार तशक्कुर वो आपके सामने पेश करेंगे। समी साहब शायद ऑनलाइन नहीं है सर। शेख वली साहब से कराएं। वली साहब अगर आप हैं तो आपका माइक ऑन कीजिए और बात कीजिए।
कोई और कोई किसी से कराई ऐसा? वली सर। वली सर नहीं है सर। असगर सर, व्हाट डू यू? आप किसी से करा दीजिए आप। बरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ फरमा है, मैं तो तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर सदर तेलंगाना बरदर मोहतरम खालिद हुसैन खैसरी साहब का, जो आज हमारे इस सेशन के अंदर तशरीफ लाए हैं। और मैं हमारी जो मखसूस टीम है जो इस वक्त प्रोग्राम चला रही है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मजीद नए इजादात के साथ और न्यूली हार्ट्स के साथ हम तशरीफ लाएंगे या प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे इस कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे काविशों को कबूल फरमाए और रमज़ान से हमसे राज़ी होकर उसमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असगर सर, फारूक ताहिर साहब भी हैं हमारे साथ। माशाअल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह। फारूक ताहिर साहब से गुजारिश, 1 मिनट हमारे साथ। वालेकुम सलाम। बात है बेहतरीन अंदाज में हमारी टीम काम करेगी। तबीयत का जो नज़म किया गया है उसके लिए मैं टीम आयता को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे दारेडी की टीम को इसने ये एक इख्तिराई काम अंजाम दिया है, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल आज के स्पीकर जनाब यूसुफ साहब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। दो गुजारिशात में इमन में करना पसंद कर रहा हूँ। इस तरह से कुरान हमसे मुतालबा करता है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग का ईंधन बनने से बचा। तो ये पेरेंटिंग का मकसद भी यही होता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आल को, अपनी औलाद को दोज़ख का आग का ईंधन, दोज़ख की आग का ईंधन बनने से बचाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम बच्चे जिन्हें हनीफ में पैदा होते हैं उसके बाद हम उन्हें या तो यहूदी, मजूसी वगैरह बना देते हैं। ये चीज़ें वालिदैन को वाकिफ़ करवाना इनसे बहुत ज़रूरी है। और एक मिसिंग लिंक जो महसूस कर रहा हूँ मैं सेशन में, कि यूसुफ साहब, ये साइकोलॉजी जो है एक 100 साल पुरानी चीज़ है, जबकि सीरत तय्यबा 1400 साल पुरानी है। और साइकोलॉजी को अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो एक मिसिंग जो रहा, आप जहाँ पे जिस तरह से फिलोसफिकल व्यूज़ रख रहे हैं साइकोलॉजी के, वहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक जो रहा है कि वहाँ पे अहादीस, कुरान शरीफ और जो इस्लामी तालीमात है उसका तस्करा थोड़ा सा आ जाए, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि इस्लाम एक अपडेटेड रिलीजन है, एक अपडेटेड मज़हब है, ये एक आउटडेटेड मज़हब नहीं है। साइकोलॉजी एक 100 साल पुराना एक स्ट्रीम है, जबकि मज़हब इस्लाम 1400 साल से अवाम की, अवामुन्नास की, लोगों की ज़हनियत के हिसाब से, उनकी ज़हनी सतह के हिसाब से उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर रहा है। मैं फिर आप लोगों को तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि काम का आगाज़ ही सबसे बड़ी काम है। ईद जाओ लेकिन नाम खुदा कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। जी, असगर सर। असगर सर।
आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। अजहर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। अजहर साहब की आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा शायद नेट टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पे। जी सर, आप कंक्लूड कर दीजिए। जज़ाकल्लाह फारूक साहब, जज़ाकल्लाह फारूक ताहिर साहब, आपने जिन बातों का ख्याल रखा, जिन बातों की सिफारिशात आपने की हैं, मशवरे दिए हैं, उनको इंशाल्लाह आइंदा के जो सेशंस हैं इसके अंदर जो पेरेंटिंग के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पहलुओं में इस्लामी अक़दार और इस्लामी तालीमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ तरबियत को पेश नज़र रखा जाएगा। और मैं आप तमाम हजरात से, जिन लोगों ने भी इस सेशन में हिस्सा लिया है, आइंदा के इन सेशंस के अंदर इस्लामी तालीमात को जोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो आप तमाम से भी ख्वाहिश है और ख्वाहिश करता हूँ कि दुआ करें कि आइंदा भी इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी आप तक पहुँचाने के लिए हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको भी, हमारे जो सजेशन देने वाले हमारी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल है, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर हम काम रखते हैं। जज़ाकल्लाह सर, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का आखिर में फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आज की भी वीडियो लिंक शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको शाये कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।